Hello guys, welcome back to MedPrep classes. I am Monica, first professional year medical student at BPS GMC, and in today's lecture we will discuss about a theory that is chromosomal theory of inheritance. Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900. मेंडल ने आपा ने जो स्टडी की थी कि मेंडल ने जो वेरियस थ्योरीज दी थी और वेरियस जो उन्होंने जनरलाइजेशंस दी थी, लॉ ऑफ सेट ऑफ जनरलाइजेशन जिन्हें हम बोलते हैं, वो उन्होंने 1856 टू 1863 के बीच में डिस्कवरी की थी ऑन पी प्लांट एंड वेरियस अदर प्लांट ऑल्सो। लेकिन जो उन्होंने अपना जो वर्क पब्लिश किया था वो उन्होंने 1865 में किया, बट फॉर सेवरल रीजंस की वजह से उनका जो वर्क था वो 1900 तक पब्लिश नहीं हो पाया था। सबसे पहला उसका रीज़न था कि उस टाइम में कम्युनिकेशन था वो इतना ईजी नहीं था, इतना वाइडली इंटरनेट का यूज़ नहीं होता था, और ना ही जो जर्नल्स होते हैं उनकी पब्लिकेशन इतनी वाइडली होती थी, तो इसलिए वो पब्लिक तक वो वर्क पहुंच ही नहीं पाया था। और सेकंड रीज़न ये था कि उन्होंने अपने जो लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए जो फैक्टर्स का यूज़ किया था, उन्होंने बताया कि फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल हैं और डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। और उनका कहना था कि जो फैक्टर्स हैं और उनके फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, ए पेयर ऑफ अलील्स होते हैं। जीन्स के अंदर हम स्टडी करते हैं ना कि अ पेयर ऑफ अलील्स होता है। उनका मानना था कि जो पेयर ऑफ अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करते, और वो ब्लेंडिंग में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन क्या था कि ये जो उनका कॉन्सेप्ट था वो उस टाइम के जो उनके कलीग्स थे, कंटेम्परेरीज थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि हम नेचर में डेली वेरिएशन देखते हैं और ब्लेंडिंग हर जगह देखने को मिल रही है। जैसे हमने स्नैपड्रैगन का एग्जांपल पढ़ा था, तो उसके अंदर रेड फ्लावर, प्योर रेड प्लांट की हमने क्रॉस करवाई थी वाइट फ्लावर बेयरिंग प्लांट के साथ, तो हमें पिंक फ्लावर मिला था। वो सिर्फ ब्लेंडिंग की वजह से हुआ था, लेकिन मेंडल का मानना था कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, तो ये एक उनकी डिस्कवरी की एक लिमिटेशन थी। और थर्डली, मेंडल ने जो अप्रोच यूज़ की थी बायोलॉजिकल फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया, और जो अनएक्सेप्टेबल था टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। And finally, though Mendel's work suggested that factors were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of factors and say what they were made of. Mendel ने यूज़ किया था factors as a basic unit, लेकिन उन्होंने physical proof या एक तरह से कहें existence of factors वो prove नहीं कर पाए थे, तो इसलिए भी ये एक उनकी डिस्कवरी की लिमिटेशन थी। लेकिन 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट थे, डीवरीज, कोरन्स एंड वोन स्कर्मक, इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, रीडिस्कवरी की मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। And also by this time, due to advancements in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. और जो मेंडल ने जो जीन्स और फैक्टर्स के बारे में बात की थी, 1900 तक आते आते हुए हमें वेरियस जीन्स को हमने डिस्कवरी कर लिया था। ड्यू टू एडवांसड माइक्रोस्कोपी हम सेल डिवीजन की प्रोसेस को स्टडी कर पाए थे। This led to the discovery of structures in the nucleus that appeared to be double and divide just before each cell division, and these were called the chromosomes. Chromosomes क्या होती हैं? Colored bodies. Chromosome means colored bodies. And by 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. तो अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रोमोसोमल मूवमेंट है वो कब तक स्टडी कर ली गई थी, वो कब स्टडी हुई थी, 1902 के अंदर। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of the chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's laws. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्रोमोसोम मूवमेंट की स्टडी हुई थी मियोसिस के टाइम, वो हमने 1902 में स्टडी कर ली थी, लेकिन वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने ये एक्सप्लेन किया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स, एंड उन्होंने इसी चीज़ का यूज़ किया क्रोमोसोम मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। क्रोमोसोम मूवमेंट को एक्सप्लेन किया उन्होंने यूजिंग मेंडल्स लॉज। एंड अब ये चीज़ हम देखें तो क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलल कैसे है बिहेवियर ऑफ द जीन्स, तो ये हम इस टेबल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इस केस के अंदर देखिए,
कि जो क्रोमोसोम्स हैं एंड जीन्स हैं, दोनों का कंपैरिजन हमें दे रखा है। तो दोनों क्रोमोसोम्स क्या हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हम देखते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। वैसे जीन्स भी क्या है, अ पेयर ऑफ अलील्स के फॉर्म में होते हैं, तो ये भी अकर इन पेयर्स एंड दीज आर ऑल्सो अकर इन पेयर्स। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। वही सेम कंडीशन है, सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। वही हमने पढ़ा था कि एक गैमीट में क्या है, एक क्रोमोसोम जाता है और उस क्रोमोसोम पे एक जीन का एक अलील प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, और जब जायगोट फॉर्मेशन होती है तो दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, तो दोनों क्रोमोसोम पास हो जाते हैं वापस और दोनों अलील्स का पेयर वापस बन जाता है, दैट फॉर्म अ जीन। Independent pairs segregate independently of each other, and same type one pair segregate independently of the other pair. ये इनका क्या था, पैरेलल स्टडी थी बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द बिहेवियर ऑफ द जीन्स। And recall that you have studied the behavior of the chromosomes during mitosis. Mitosis को बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन, एंड ड्यूरिंग meiosis that is the reduction division. इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है कि जो टू टू एन, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म 2n है तो उसमें माइटोसिस होगा, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनकी प्लॉइडी लेवल भी 2n रहेगी, वो होती है इक्वेशनल लेवल। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, वो एक रिडक्शन लेवल पे आ जाती है 2n से, जो प्रोजेनी मतलब एक तरह से वो गैमीट जो फॉर्म करेगी मियोसिस के थ्रू, तो वो n उसका प्लॉइडी लेवल होगा। ओके, द important things to remember are that chromosomes as well as genes occur in pairs। दोनों क्या है, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ये हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की जो स्टडी की थी कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ अकर इन पेयर्स, ये हम स्टडी कर चुके हैं यहाँ पे। तो वही सेम चीज यहाँ पे बता रखी है इन्होंने। अब हम यहाँ पे सेल साइकिल का हमें फेज दिखा रखा है, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विद 4 क्रोमोसोम्स। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं, गैमीट्स को जर्म सेल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जीवन के फेज में क्या होता है, फिर देन G2 के लेवल पे होता है। जीवन में जैसे ये हमें क्या दिखा रखा है, क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो G2 के लेवल पे क्या होता है, जो बीच में जीवन और G2 के बीच में जो S फेज आती है, उस टाइम पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। और जो दोनों, जो जैसे ये है, जैसे ये 1 क्रोमोसोम हो गया एंड ये सेकंड क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए के सेगमेंट प्रेजेंट हो गए और यहाँ पे भी, तो डीएनए की रेप्लिकेशन होकर ये डुप्लीकेट कर गए दोनों क्रोमोसोम्स। एंड देन ड्यूरिंग मियोसिस एनाफेज के टाइम क्या होते हैं, दोनों जो इनके वन सेट ऑफ क्रोमोसोम का जो वन पार्ट होता है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग पोल्स की तरफ मूव करता है एनाफेज में। एंड देन मियोसिस सेकंड, ये हमने सेल साइकिल के अंदर पढ़ रखा है कि कैसे जर्म सेल्स बनती हैं, वही सेम चीज यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखी है वाया पिक्टोरियल डायग्राम। ओके, नाउ ये हमने कंपैरिजन टेबल पढ़ लिया है। अब ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द 2 क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये तो वैसे मेटाफेज के टाइम ही होती है ये, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है उस लेवल पे आ जाते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम, एंड इन द लेफ्ट कॉलम ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इस टेबल के थ्रू कि मियोसिस 1 में एनाफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स हैं वो का उनका एक एक सेट अपने जो कोरस्पॉन्डिंग पोल है उनकी तरफ मूव करता है, एंड फाइनली जर्म सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज हमें दिखा रखी है। और ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो जब सेग्रीगेशन होता है तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। ये चीज हमने ला के अंदर सेम चीज स्टडी कर ली थी। अब Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried। अब क्या होता है कि जैसे ये एक क्रोमोसोम है एंड ये एक सेकंड क्रोमोसोम है, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पे भी कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, एक तरह से क्या फैक्टर्स मतलब जीन्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक जीन प्रेजेंट है और
वहां यहाँ पे भी सेम जीन का अनदर अलील प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, तो जो अपेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, उनके अलील्स हैं, वो भी अपने अपने कोरिस्पोंडिंग क्रोमोसोम के साथ सेपरेट हो जाएंगे। वही चीज उन्होंने सटन एंड बॉटरी में डिस्क्राइब की थी। सटन यूनिटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन होता है एंड विद द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम जो कोरस्पॉन्डिंग अलील्स होते हैं, जो अपने अपने पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। Following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan। अब experimental verification किसने किया जो chromosomal theory of inheritance का, तो वो किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था एंड हिज कलीग्स लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। Okay, the experimental verification of chromosomal theory of inheritance is done by Thomson Morgan with his colleagues, and that led to the discovery of the basis of the variation that sexual reproduction produces. मॉर्गन वर्क विद द टीनी फ्रूट फ्लाइज। मॉर्गन ने कैसे जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया या एक्सपेरिमेंट किया था, वो कैसे किया था, तो मॉर्गन ने यूज किया था टीनी फ्रूट फ्लाइज को, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, एंड विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। अब ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को उन्होंने क्यों यूज किया, तो सबसे पहले तो ये था कि दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। तो जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थी, वो इजीली अवेलेबल करवाई जा सकती थी, सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे वो ग्रो कर सकती हैं। सबसे पहला रीजन तो ये था। एंड देन दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। अब क्या था कि जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर का जो लाइफ साइकिल जो पूरी होती है, वो विद इन 2 weeks के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो हम जो वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल है, वो कम टाइम के अंदर आसानी से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो ही बहुत कम है। और एक सिंगल मीटिंग से ही ये बहुत सारी प्रोजेनीज बनती हैं, और वो प्रोजेनी बाद में दोबारा मीटिंग से नई प्रोजेनी बनाती हैं। तो इसलिए हमें कम टाइम पीरियड में मैनी मोर जनरेशंस की हम स्टडी कर सकते हैं। F1 F2 F3 ऐसे मैनी जनरेशंस की स्टडी हम बहुत कम टाइम स्केल के अंदर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को यूज किया। एंड ऑल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, द मेल एंड द फीमेल फ्लाइज वर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। जो मेल एंड फीमेल फ्लाइज थी, उनको हम इजीली डिस्टिंग्विशेबल कर सकते थे इनके अंदर, क्योंकि इनका जो फीमेल होती है इनके अंदर, वो क्या होती हैं, लार्जर इन साइज होती हैं एज कम्पेयर टू मेल फ्लाइज। एंड ऑल्सो इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप्स। और जो इनके क्रोमोसोम्स के अंदर जो हेरिडिटरी वेरिएशंस जो देखने को मिलती हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो हम लो पावर माइक्रोस्कोप्स के साथ आसानी से स्टडी कर सकते हैं। और ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन था कि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को स्टडी करने के लिए यूज किया था। And this is today old topic, and in the next video we will discuss about the linkage and the recombination. And thanks for watching, hope all it will make sense, and thank you guys.